नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनिल बलूनी के प्रचार अभियान में थराली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और बलूनी के पक्ष में वोट मांगे। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो के रामलीला मैदान में पहुंचने पर सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर भारी मतों से जीतेगी और थराली की जनता प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी की समस्याओं और परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत करूंगा। खबर चमोली से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो निकाला गया। थराली से ये रोड शो का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। अनिल बलूनी का समर्थन करने सीएम रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अनिल बलूनी को वोट देने की अपील की। पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी नामांकन में गया हूँ, उसके बाद जनसभाओं में गया हूँ। इस बार का एक चुनाव आम जनता, सामान्य जनता और इस बार हमारी सबसे जीतने वाली सलाहियत गढ़वाल लोकसभा से इस बार ऐतिहासिक जीत है। यहाँ के सांसद, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। हमारे विधान तीसरी बार उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग से नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन निरस्त हो गए, जिसके बाद अब कुल 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी ही चुनावी मुकाबले में रह गए हैं। बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार से 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई। बाकी सभी सीटों पर नामांकन सही पाए गए। वहीं 30 मार्च को नाम वापसी के बाद अंतिम संख्या स्पष्ट हो जाएगी। इसी को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगदंडे ने हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। टिहरी सीट पर 11, गढ़वाल सीट पर 13, हरिद्वार में 14, नैनीताल सीट पर 10 और अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। 3 बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टेहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उल्लासनगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां देश भर में इन दिनों चुनावी माहौल है। राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। चुनावी सीजन में अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक सबसे हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई हैं। कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट के टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। इसमें कई कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आए। इस मामले पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलूनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल बलूनी ने कांग्रेस को गालीबाज पार्टी बताया है। सोशल मीडिया पर कंगना को लेकर हो रही गाली गलौज के मामले पर बोलते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा गाली देने वाली विचारधारा है। पूरी तरह से
उपलब्धि में हो चुकी है जनता। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता में भी उत्साह है। पूरी तरीके से गढ़वाल क्षेत्र में एक बयान रह रही है, पूरे उत्तराखंड में भी बयान रह रही है और देश में बयान रह रही है। पूरी तरह से 400 पार का जो संकल्प है एकदम स्पष्ट रूप से पूरा होता दिख रहा है। सर, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भाजपा के, जो अपनी मंडी सीट से जो उठी हुई है हमारी कंगना राउत जी, उनके खिलाफ बयानबाजी कांग्रेस द्वारा की जा रही है, किस प्रकार देख रहे हैं? अंडरसन बयान भी आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो ऐसी गाली देने की विचारधारा है। विकास में तो बात कर नहीं सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश से समाज के अलग अलग वर्गों में रहने वाले लोगों से सुझाव मंगवाए थे। इन सुझावों को प्राप्त करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का भी गठन किया था, जिसका संयोजक हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया। करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उत्तराखंड की 70 विधानसभा के 70,000 लोगों ने बीजेपी को अपने सुझाव भेजे हैं, जिन्हें समिति केंद्र और राज्य को भेजने वाली है। संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सभी प्राप्त सुझावों से देश को विकसित बनाने के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूती दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए सुझाव पत्र मंगवाए थे, जिसको लेकर कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसके बाद 70,000 लोगों ने अपने सुझाव बीजेपी को भेजे हैं, जिन्हें अब समिति राज्य और केंद्र सरकार को भेजेगी। 70 विधानसभा में से 70,000 लोगों ने अपने सुझाव समिति को भेजे हैं, जिन्हें अब समिति आगे केंद्र और राज्य सरकार को भेजेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर, जिसके लिए संकल्प पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इसी क्रम में 70,000 लोगों ने 70 विधानसभा से सुझाव समिति को भेजे हैं, जिन्हें समिति अब केंद्र और राज्य सरकार को भेजेगी, जिसके आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। हमने जनता से इसके बारे में सुझाव लिए हैं कि हमारा संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए। 15 फरवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, इस अभियान की शुरुआत हुई थी और लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों ने 70 विधानसभाओं में अपने सुझाव दिए हैं। इसके अलावा जो लोगों ने सीधा नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेजे हैं और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव सीधा केंद्र को भेजे हैं। प्रदेश भर में बढ़ रहे तापमान के बीच मौसम विभाग ने पहाड़ से लेकर मैदान तक आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 29, 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते बढ़ रहे तापमान से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग की ओर से लोगों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक ने बताया कि अगले 3 दिन में बारिश होने की संभावना है, तो वहीं 3500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी जताई जा रही है। बढ़ते तापमान के बीच लोगों के लिए राहत देने वाली खबर, जहां उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। यात्रियों के लिए
सुनहरा अवसर जहां वो बर्फबारी का लुत्फ उठाने उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अनुमान जारी किया गया है, जहां 3500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते तापमान के बीच लोगों को ये राहत देने वाली खबर, जहां तापमान में गिरावट की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई। 29, 30 और 31 मार्च को बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही 3500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। आज 27 तारीख है, तो आज तो उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। फिर देखेंगे 28 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों में, बाकी और जो उत्तराखंड के अन्य पर्वतीय जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। और उसके बाद देखेंगे 29 और 30 को जो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो 29 तारीख को और 30 तारीख को कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय ज़िले हैं उनमें अनेक स्थानों पर, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जनपद है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित महत्वपूर्ण पदों पर विराजे नेताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी प्रकाश जोशी सहित कई विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव में बीजेपी को रोकने और अपने प्रत्याशी का माहौल बनाने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह का कार्यकाल सांसद का रहा है उससे लोग बेहद खफा हैं, लिहाजा उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। हल्द्वानी से है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में, जहां लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स और कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर जारी है। बैठक में कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे, जहां चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बहुत शानदार चुनाव शुरू हुआ है। मैं आभारी हूं कांग्रेस के हमारे तमाम परिजनों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने जिस तरह मेरा मनोबल बढ़ाया, जिस तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया है, निश्चित तौर पर उनकी ताकत के दम पर हम जनता के बीच मजबूती से जाएंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। कांग्रेस मजबूती से 5 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय विषय हैं, प्रांतीय विषय हैं, स्थानीय विषय हैं। अभी हमने देखा नानकमत्ता क्षेत्र में कल जो हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी की, वो साफ दर्शाती है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं केंद्र की सरकार के राज में और राज्य की सरकार के राज में। इस राज से छुटकारा पाने के लिए मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि भारी पक्ष में कांग्रेस के आप लोग मतदान करें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र को लेकर हाईकमान को सुझाव भेजे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र को लेकर 3 बैठकें उत्तराखंड में की थी और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के घोषणा पत्र के लिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अग्निवीर योजना, पलायन और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए हाईकमान से अनुरोध किया गया है। कांग्रेस ने हाईकमान को घोषणा पत्र के लिए सुझाव भेजे हैं। इस दौरान पार्टी ने पदाधिकारियों समेत समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चर्चा की। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर हाईकमान से घोषणा पत्र में उसे शामिल करने की अपील
कांग्रेस की ओर से की गई। कांग्रेस ने हाईकमान को घोषणा पत्र के लिए सुझाव भेजे, जिसके लिए 3 बार बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी नसीहत ली गई, जिसके बाद हाईकमान को घोषणा पत्र के सुझाव भेज दिए गए हैं। घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए 3 बैठकों का आयोजन किया गया। कई मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध कांग्रेस की ओर से किया गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की ओर से ये अपील की गई, जैसे कि अग्निवीर योजना, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। देखिए, हमने 3 मीटिंगें उत्तराखंड में मैनिफेस्टो के संबंध में की थी। हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो को चेयरमैन थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी TS सिंहदेव यहाँ आए थे और उनके साथ की टीम आई थी। श्री गुरदीप सिंह छप्पल जी और अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने विभिन्न वर्गों से मुलाकात की थी और 2 मीटिंग देहरादून में की, 1 मीटिंग हल्द्वानी में की। पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों से भी बात की, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात हुई। बीते दिन देहरादून के बीजेपी मीडिया सेंटर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस से पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर निशाना साधा। जुगरान ने गणेश गोदियाल पर उत्तराखंड से कोई खास लगाव न होने का आरोप लगाया। इस बात पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि रविंद्र जुगरान बहुत ही बेतुकी बात कर रहे हैं, जिसका कोई आपस में मुकाबला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हराया है, लेकिन पौड़ी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कभी 2 साल भी उत्तराखंड में नहीं बिताए। खबर देहरादून से है, जहां गरिमा दसौनी ने रविंद्र जुगराल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल ने रमेश पोखरियाल निशंक को हराया था, जबकि गणेश गोदियाल खुद कभी 2 साल भी उत्तराखंड में नहीं रहे। इस दौरान तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां अनिल बलूनी के बयान पर गरिमा दसौनी ने पलटवार किया है। दरअसल जुगरान ने बयान दिया था कि गणेश गोदियाल को उत्तराखंड से कोई खास लगाव नहीं है, जिसके बाद गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए रविंद्र जुगरान पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि रविंद्र जुगरान खुद भी कभी 2 साल उत्तराखंड में नहीं बिता पाए। देखिए, बहुत बेतुकी बात कर रहे हैं रविंद्र जुगरान, और वो बात कर रहे हैं जिसका कोई आपस में मुकाबला नहीं है। गणेश गोदियाल जी के बारे में पूरा उत्तराखंड जानता है कि 2 बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है और निशंक जैसे दिग्गज को हराया है श्रीनगर विधानसभा सीट से। और जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, लगातार जनता के बीच में बने रहे हैं गणेश गोदियाल। वहीं दूसरी तरफ अनिल बलूनी का, वो 2 साल भी बता दें कभी अनिल बलूनी ने यहाँ बिताया हो। इगास को अपने घर में मनाना चाहिए, ये सबको नसीहत दी अनिल बलूनी ने, और अपना मनाया दिल्ली के घर में। ऋषिकेश के गोविंद नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड में फिर से संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का मामला सामने आया है। नगर निगम ऋषिकेश के गोविंद नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड की ये घटना, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मामला शांत है। खबर ऋषिकेश से है, जहां डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें ऋषिकेश से, जहां आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आग किस वजह से लगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस प्रशासन आग के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। ऋषिकेश शहर में नो एंट्री टाइम में भी हैवी वाहनों की आवाजाही हो रही है। शहर में पर्यटन सीजन में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की बजाय घटा दी गई, जिसकी वजह से शहर में नो एंट्री टाइम में भी हैवी वाहन प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण शहर में जाम लगता है। कई बार ये हादसे की वजह भी बनते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां नो एंट्री के बावजूद हैवी वाहन राज्य में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, जिनके कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के कारण ट्रैफिक पुलिस की संख्या घटा दी गई, जिसके कारण प्रतिबंधित समय में भी नो एंट्री टाइम में भी भारी वाहन राज्य के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आए। कई बार ये हैवी वाहन हादसे का कारण भी बनते हैं। खबर ऋषिकेश से, जहां हैवी वाहन लगातार नो एंट्री टाइम में भी राज्य के अंदर प्रवेश करते हुए देखे गए। हैवी वाहनों के चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की संख्या घटा दी गई, जिसके कारण हैवी वाहन राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड में बीजेपी के शासन में रहे 5 मुख्यमंत्रियों को इस बार बीजेपी प्रचारकों के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी के 2 वर्तमान सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आई है, लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनका भी बुरा हाल है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हमें सीख देने की आवश्यकता नहीं है और हमारा कोई मुख्यमंत्री निष्क्रिय नहीं है, बल्कि हम उनका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां तीरथ सिंह रावत को टिकट ना देने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रचारकों के तौर पर इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई भी मुख्यमंत्री निष्क्रिय नहीं है, सभी का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट ना देने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में जो लोग गए हैं उनका हाल बुरा है। तो वहीं बीजेपी ने बयान दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव के दौरान जिम्मेदारी दी जाएगी। नहीं, कांग्रेस को हमको सीख देने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रत्येक कार्यकर्ता का उसके अनुसार उपयोग करते हैं। हमारा कोई मुख्यमंत्री साइडलाइन नहीं है। हम चुनाव में हर एक का उपयोग करने वाले हैं और वैसे भी करते रहे। हमारा कोई मुख्यमंत्री निष्क्रिय नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जो इनके वरिष्ठ नेता थे, इनको इन्होंने दरकिनार कर दिया है और उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया प्रदेश के अंदर जो उनको आगे लेके आया जा सकता था। कांग्रेस ने क्या किया है कि जो हमारे दूसरे पंक्ति के नेता थे, जो हमारे यूथ कांग्रेस के थे, एनएसयूआई के टाइम पे जिन्होंने काम किया, उनको हमारी पार्टी आगे लेके आई है। और जो कांग्रेस से छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आज उनका भी बहुत बुरा हाल है। अगर विजय बहुगुणा जी की अगर हम बात करें, उनकी क्या यहाँ पे कंडीशन थी, मुख्यमंत्री थे और दावेदार भी थे आगे। अगर हम सतपाल महाराज जी की भी बात करें, आज उन लोगों की स्थिति देखिए। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।